राधे राधे। माई में चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री का क्या मतलब होता है? अगर हमने कोई कर्व ड्रॉ किया हुआ है और अगर हम वहाँ पे एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जहाँ पे हम क्या कर दें, अगर मिरर रख दें तो जो एक साइड जो हम इमेज मिले वो दूसरे साइड की मिरर इमेज हो, है ना। जैसे कि दोनों साइड सेम टाइप का नेचर हो कर्व का। जैसे आप इस कर्व में देख सकते हो, ये मैंने यहाँ सेंटर पॉइंट बनाया है। अगर यहाँ पे मिरर रख दें तो इधर की जो कर्व है इसकी इमेज इधर मिल रही है, मिरर इमेज दोनों साइड ये एक तरीके से जा रहा है ना, तो ये क्या है? सिमेट्रिक है ना। लेकिन यहाँ पे देखो ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर मैं यहाँ मिरर रख भी दूँ तो इसकी जो मिरर इमेज है वो ये नहीं मिलेगी, कुछ और मिलेगी। ओके, यहाँ अगर हम मिरर रख दें या किसी और पॉइंट में भी इस कर्व में मिरर रख दें, कहीं पे भी रख दें, तो हमें दोनों साइड जो है वो मिरर इमेज जो मिलेगी वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होगी। लेकिन इसमें ऐसा हो रहा है, अगर यहाँ रख रहे हैं तो जो ये पॉइंट है जो उसकी मिरर इमेज मिलेगी वो यही होगी, है ना। तो ये क्या है? सिमेट्रिक कर्व है। ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो जो कर्व सिमेट्रिक है वो तो ठीक है, जो सिमेट्रिक जहाँ नहीं है वहाँ स्क्यूनेस होती है, ठीक है। तो ये कर्व क्योंकि सिमेट्रिक है तो यहाँ स्क्यूनेस नहीं है, देयर इज नो स्क्यूनेस। बट ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, देयरफॉर देयर इज स्क्यूनेस। ये भी सिमेट्रिक नहीं है, देयरफॉर देयर इज स्क्यूनेस, ठीक है। अच्छा, तो ये तो बात हो गई कि सिमेट्रिक और स्क्यूनेस का क्या आपस में रिलेशन है। लेकिन अब बात आती है कि स्क्यूनेस कैसे देखते हैं, इसके क्या टाइप्स हैं। तो देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस, पॉजिटिव स्क्यूनेस एंड नेगेटिव स्क्यूनेस। ओके, अब नेगेटिव स्क्यूनेस पॉजिटिव स्क्यूनेस कैसे देखते हैं किसी कर्व में, है ना, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या होता है, लॉन्गर टेल जो होती है कर्व की राइट साइड पे होती है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो बनाया भी है, ऊपर भी बनाए थे फिगर, यहाँ पे भी बना दिए। जैसे आप इस कर्व में देख पा रहे हो, उसकी जो लॉन्गर टेल है वो कहाँ जा रही है? राइट साइड जा रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है? जो वेरिएशन है वो कहाँ जा रहा है? राइट साइड। जो अगर हम जा रहे हैं तो वेरिएशन जो है उस साइड ज़्यादा जा रहा है ना। तो जब ऐसा होता है, टेल आपकी जो होती है लॉन्गर वाली वो राइट साइड होती है, वेरिएबिलिटी राइट साइड होती है, तो हम कहते हैं उस स्क्यूनेस को पॉजिटिव स्क्यूनेस, ठीक है। इसी के ऑपोजिट अगर यही टेल जो है लॉन्गर वाली वो नेगेटिव साइड हो, वेरिएशन जो हो रहा है ये नेगेटिव साइड हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस। तो 2 टाइप होते हैं, पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस। और ये एकदम सिमेट्रिक था तो नो स्क्यूनेस, ठीक है। अब इसके बाद एक और पॉइंट हमें जानना जरूरी है, मीडियन मोड और मीन के बारे में क्या रिलेशन है दोनों तरह के कर्व्स के लिए। तो जब स्क्यूनेस नहीं थी तो ये जो सेंटर पॉइंट है यही आपका मीन है, यही मीडियन है और यही मोड है, तीनों सेम होते हैं। मोड क्या होता है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो यहीं पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना। फ्रीक्वेंसी कर्व में ये एफ डिनोट करता है, फ्रीक्वेंसी को बताता है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इस पॉइंट पर है, सेंटर भी ये है, यानी कि एवरेज भी यही है, एवरेज भी यही है, और सेंटर मीडियन जो है वो आपको सेंट्रल पॉइंट देता है। तो सिमेट्रिक कर्व के केस में ये तीनों जो पॉइंट हैं वो एक ही जगह पे कोइंसाइड करते हैं, इसीलिए तीनों की वैल्यू सेम होती है। लेकिन जब हम पॉजिटिव स्क्यूनेस वाले कर्व की बात करें तो देखो, ये सेंटर पॉइंट मैंने अगर ले लिया तो सेंटर पॉइंट तो ये हो गया, तो ये तो क्या हो गया फिर? मीन हो गया। मोड क्या होता है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ है, तो इसका मतलब हमें यहाँ कहीं क्या मिलेगा? मोड मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है? मीडियन सेंट्रल वैल्यू देता है ना। ये एवरेज हो गया आपका, मीन हो गया, ये मोड हो गया। तो जो उसका मीडियन है वो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करता है ना, कहीं इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो इसीलिए याद रखिएगा, मोड जो है लेस देन होता है मीडियन से, मीडियन लेस देन होता है मीन से। ये लेस देन कहाँ पे देख रहे हैं? इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देख रहे हैं। तो क्योंकि अब एक्स एक्सिस पे जब जाते हैं पॉजिटिव साइड तो वैल्यू बढ़ती जाती है ना। तो जब मोड यहाँ पर है, मीडियन यहाँ पर है, मीन यहाँ पर है, तो बड़ा कौन हो गया? मीन हो गया, उससे छोटा मीडियन, उससे छोटा मोड, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा रिलेशन को कि किस तरह से ये है। ऐसे नेगेटिव में देखें तो नेगेटिव में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ राइट साइड है तो आपके पास मोड तो हो गया राइट साइड, मोड सबसे बड़ा हो गया, इधर आपके पास मीन हो गया, और जो मीडियन है वो यहाँ कहीं होगा। तो मीन इज लेस देन मीडियन लेस देन मोड, सबसे जो राइट कॉर्नर पे जा रहा है वो क्या मिल रहा है? मोड मिल रहा है। तो कर्व की जो शेप है उसको दिमाग में रखिएगा तो आप इजीली ठीक से आंसर कर पाओगे, क्योंकि कई बार क्या होता है इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कौन बड़ा था कौन छोटा। तो आपको कर्व के हेल्प से आप याद रखोगे ना तो आपको याद रहेगा। अब देखें, मेथड ऑफ मूवमेंट्स फॉर मेजरिंग स्क्यूनेस। स्क्यूनेस को मेजर कैसे करते हैं? हमने कर्व से तो समझ लिया, लेकिन हमेशा हर डेटा के लिए हम कर्व तो नहीं बना सकते, है ना। जब बहुत सारा डेटा होगा तो हमेशा तो पॉसिबल नहीं है कि हम कर्व भी ड्रॉ करें। तो अगर हमारे पास कुछ डेटा दिया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं? ओके, या हमें इंडिविजुअल सीरीज़ दी है जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं भी दी होती तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है। हम क्या करते हैं, हम कार्ल पियर्सन कुछ कोफिशिएंट्स हैं बीटा एंड गामा, उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो स्क्यूनेस के केस में 2 हैं, एक बीटा 1 और एक गामा 1, ओके।
तो बीटा वन कैसे कैलकुलेट करते हैं, बीटा वन इज μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब। तो μ3 μ2 क्या होते हैं, सेकंड μ2 है आपका सेकंड मोमेंट और μ3 क्या है थर्ड मोमेंट अबाउट मीन। इस पर मैंने आपको सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, स्टैटिस्टिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें मोमेंट्स अबाउट मीन को बहुत अच्छे से बताया गया है विद एग्जाम्पल्स, उससे आप सीख लीजिएगा। तो बीटा वन हमने कैलकुलेट किया। अब बीटा वन का क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो गामा वन क्या होता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा वन, यानी कि बीटा वन की वैल्यू अगर हमने ये रख दी तो क्या आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर μ3 स्क्वायर μ2 क्यूब। अब स्क्वायर रूट ले लें तो क्या हो जाएगा, बाहर प्लस माइनस रहेगा, μ3 स्क्वायर से μ3 बन गया और ये μ2 क्यूब का होल अंडर रूट हो गया है ना, स्क्वायर रूट ऑफ μ2 क्यूब। तो ये जो गामा वन है ये क्या कहलाता है, मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ओके, चलिए अब अगर हमें ये जानना है कि जो स्क्यूनेस है वो किस टाइप की है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या कोई स्क्यूनेस नहीं है, इसको हम डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइन ऑफ μ3, है ना। क्योंकि देखो μ3 तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, μ2 नहीं हो सकता। अगर μ2 नेगेटिव हो गया तो क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म नेगेटिव हो जाएगी, तो μ2 को तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, सिर्फ साइन किसका वेरी कर सकता है, μ3 का। तो जब μ3 पॉजिटिव होगा तो गामा वन पॉजिटिव होगा, गामा वन पॉजिटिव होगा तो स्क्यूनेस क्या होगी, पॉजिटिव। और ऐसे ही μ3 जब नेगेटिव होगा तो गामा वन नेगेटिव होगा तो स्क्यूनेस कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। ओके, और जब μ3 जीरो होगा तो गामा वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। दिस मीन्स देयर इज नो स्क्यूनेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो बहुत ईजी है, μ3 के साइन की हेल्प से हम गामा वन का साइन देख करके स्क्यूनेस के बारे में बता सकते हैं कि किस टाइप की स्क्यूनेस है। अब एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैंने एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे कि जो गामा वन है इट गिव्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन, दोनों चीज़ें बताता है। अब क्या मतलब हुआ इसका, तो डायरेक्शन तो जैसे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव है ना, ये पता चल जाएगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव स्क्यूनेस है इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्शन यानी कि जो वेरिएबिलिटी है वो पॉजिटिव साइड है, जो लॉन्गर टेल होगी वो पॉजिटिव साइड राइट साइड होगी, नेगेटिव में नेगेटिव साइड होगी लेफ्ट साइड होगी। तो डायरेक्शन की तो चलो बात हो गई, लेकिन मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है यहाँ पे, इसको समझ लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों में ही आपकी गामा वन की वैल्यू पॉजिटिव आई, ये पॉजिटिव दी है ना, पॉजिटिव आई, क्योंकि अपोजिट होती नेगेटिव पॉजिटिव होती तो समझ जाते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन होगी नेगेटिव हो गई, लेकिन दोनों की ही अगर साइन पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड अलग है। तो इसका मतलब ये है कि अगर बी, ये जो वैल्यू बड़ी है बी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू बड़ी है ना, इसका मतलब ये हो गया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बी है इट इज़ मोर पॉजिटिवली स्क्यूड दैन द डिस्ट्रीब्यूशन ए। ये जो है इसकी जो स्क्यूनेस है पॉजिटिव वाली वो ज़्यादा है, यानी कि जो उसकी लॉन्गर जो टेल होगी वो और ज़्यादा होगी जो इसके दूसरे वाले डिस्ट्रीब्यूशन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये हमें पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो पॉजिटिवली स्क्यूड है वो कौन सा ज़्यादा है। अब दो तो हैं, दोनों पॉजिटिव है, लेकिन ज़्यादा कौन सा है, तो वो ज़्यादा स्क्यूड है पॉजिटिवली जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे नेगेटिव के केस में हो जाएगा। तो ये हो गया। अब आगे हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि द फर्स्ट थ्री सेंट्रल मूवमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 0.0, 2.5 एंड 0.7। फाइंड द वैल्यू ऑफ द मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, है ना, यानी कि गामा वन निकालना है। वेरी नाइस। तो हमें तो ये पता है मूवमेंट, तो हमें पता है कि जब ये दिए हैं और μ3 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन ले लिया, अंडर रूट बीटा वन इसकी फॉर्मूला लिखा और हमने सब्स्टिट्यूट करके गामा वन को फाइंड कर लिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं द फर्स्ट फोर मूवमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू ए, यानी कि 5 वो दी हुई है, पॉइंट के अबाउट दिए हैं ना, यानी कि डैश वाले सारे मूवमेंट्स हमें पता हैं। फिर क्या कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो देखो हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा है ना, तो हमसे ये पूछा तो पहले ये फॉर्मूला लिख लें आप। फिर जब ये पूछा है तो अब आप ये देखो कि हमें क्या चाहिए, μ2 और μ3 निकालना पड़ेगा, और हमें दिए हैं डैश वाले, तो इसके लिए हमने क्या किया, μ2 और μ3 का जो फॉर्मूला है, जो रिलेशन मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, वो हमने यूज़ किया और μ2 μ3 को फाइंड कर लिया। इनको फाइंड करने के बाद फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो गामा 3 देखो μ3 यहाँ पे नेगेटिव है, तो गामा जो आया गामा वन वो क्या आ गया, -1 आ गया, नेगेटिव आ गया, है ना। अगर देखो डायरेक्शन नहीं पूछे, हो सकता है डायरेक्शन भी पूछता तो आप बता देते नेगेटिव स्क्यूनेस। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखें, कैलकुलेट द मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर द फॉलोइंग डेटा। कई बार ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी दे सकते हैं, जैसे इसमें तो आपको ये मूवमेंट दे दिए थे अबाउट आर्बिट्रेरी पॉइंट वाले, आपने ये निकाल लिए थे अबाउट मीन वाले। अब इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया तो डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट करें,
बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने लास्ट जो वीडियोस हमने देखी थी मूवमेंट्स अबाउट मीन वाली, है ना, हमने वहाँ सीखा था कि मूवमेंट्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो वही चीज़ है कि आपको क्लास इंटरवल दिया था, एफ दिया था, एफ की हेल्प से हमने एक्स निकाला। एक्स कैसे निकालते थे, क्लास मार्क, यानी इसको क्लास मार्क भी बोलते हैं, कैसे निकालते थे, लोअर और अपर लिमिट को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 करते थे। तो 0 + 10 10 अपॉन 2 5, 10 + 20 30 30 अपॉन 2 15, है ना। ऐसे यहाँ पे आ जाएगा 25। तो एक्स आ गया, एफ आ गया। फिर हमें क्या निकालना है, μ2 निकालना है, μ3 निकालना है। तो μ2 का फॉर्मूला ये होता है और μ3 का ये होता है ना, ये आप कल अच्छे से समझ चुके हो। फिर इसमें एक्स बार भी यूज़ हो रहा है, तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। तो हमने क्या किया, एफ एक्स का कॉलम बना लिया, एफ का एक्स को मल्टीप्लाई करके, है ना। फिर एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करके जब कॉलम बन गया हमारा, तो हमने इसका टोटल किया, तो सिग्मा एफ एक्स आ गया। सिग्मा एक्स में सिग्मा एफ का हमने डिवाइड किया, तो एक्स बार आ गया। अब हमें μ2 कैलकुलेट करना है, तो μ2 का फॉर्मूला हम लिख चुके हैं पहले से ही। इसमें जो टर्म है एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर है, तो एक्स माइनस एक्स बार को हमने कैलकुलेट किया, फिर इसका स्क्वायर करके एफ का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कॉलम बना लिया। फिर हमें चाहिए एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल क्यूब, तो एक्स माइनस एक्स बार का जो कॉलम है इसका क्यूब करके एफ का मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला कॉलम आ गया। इनका समेशन चाहिए, तो हम टोटल कर दिया, फॉर्मूले में पुट करके μ2 μ3 आ गया, और फिर हमने गामा 1 कैलकुलेट कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। ये आपके होमवर्क के लिए 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, आंसर्स भी दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कर लीजिएगा सॉल्व, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, कॉन्सेप्ट समझ आया और आप क्वेश्चन कर पाए या नहीं। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, राधे राधे।